लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्लाइमेट, जिसका नाम है जलवायु, जिसका नाम क्या हो जाएगा, जलवायु हो जाएगा। आप जानते हो इसमें हम लोग 3 डायमेंशनल ये बैच होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, इसमें 3 डायमेंशनल बैच में हम लोग एआई का भी इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ बुक का भी इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ एमसीक्यू का भी इस्तेमाल करते हैं। 3 डायमेंशनल बैच है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है दोस्तों, क्लाइमेट है, यानी कि जलवायु है। एनसीईआरटी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिनसे पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, और जिसने कहा जाता है जिसने क्लाइमेट समझ लिया, समझ लो वो पूरा जलवायु समझ गया, वो पूरा जलवायु समझ गया, वो पूरा का पूरा जलवायु समझ जाएगा, याद रख, मतलब 50% ज्योग्राफी समझ जाएगा जिसने क्लाइमेट को पढ़ लिया, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं, एनसीईआरटी के इस टॉपिक को, जो कि आपके पेपर में आपको नंबर दिलाने का काम करता है, ठीक। चलो चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग एक ईमानदारी के साथ पढ़िएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। पिछले 2 अध्याय में आप जान चुके हैं कि हमारे भारत की स्थलाकृतियां, आप वहाँ के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व यही हैं। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात यातना हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अथवा मई में गर्म महीना असुविधाजनक क्यों होता है, या फिर जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। और आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि ये बता रहा है कि सर्दियों में हम लोग गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं, गर्मियों में हम लोग जो है हल्के कपड़े क्यों पहनते हैं, बरसात क्यों होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ के समझ में आएगा कि आखिर में ऐसा होता क्यों है, आखिर में ऐसा होता क्यों है, आखिर में ऐसा होता क्यों है। मेरे भाई इस बात को याद रखिएगा। चलिए, तो आइए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों, अब जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि 30 वर्षों से अधिक मौसमी अवस्था अथवा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। मतलब किसी भी क्षेत्र में अगर 30 वर्षों तक रहता, 30 वर्षों तक एक ही तरह का मौसम दिखे, एक ही तरह का जो है क्लाइमेट दिखे, एक ही तरीके की वर्षा दिखे, तो आप करिएगा कि हाँ वहाँ का जलवायु ही ऐसा है। जैसे राजस्थान में हमेशा देखोगे 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है, इसलिए हम लोग कहते हैं वो रेगिस्तान है। वहाँ की जलवायु ही ऐसी, इसलिए वहाँ पे क्या होती है, कम वर्षा होती है, ठीक है। वहाँ पे कम वर्षा होती है। जैसे कि मान लो हम चले जाएंगे अंटार्कटिका, हमेशा टेम्परेचर माइनस में ही रहता है, हमेशा टेम्परेचर माइनस में रहता है। हम लोग अंटार्कटिका जाते हैं, देखते हैं माइनस में टेम्परेचर है, देखते हैं 30 साल से 3 साल तक जो है दोस्तों वहाँ पे माइनस में ही टेम्परेचर है, तो कहते हैं वहाँ का जलवायु ही ऐसा है, वहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है, वहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है, वहाँ पे क्लाइमेट ही ऐसा है, याद रख लीजिएगा। अब देखोगे मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र में वायुमंडल की अवस्था को बताता है, ठीक है। और याद रख लीजिएगा मौसम तथा जलवायु तत्व जैसे तापमान, मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे कि तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता वर्षण के ही होते हैं, मतलब कि वर्षण के ही होते हैं। आपने प्राय अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम अवस्था प्राय एक दिन में कई बार बदलती है। अब जैसे मान लो एक गाना भी तुम सुने होगे, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। अब जैसे मौसम जो होता है ना पल पल में बदलता है, मौसम जो होता है पल पल में बदलता है। अभी गर्मी है, पता चला कि अभी जो है बादल घेरा और बारिश होने लगी, वो क्या है, मौसम है। तो ये क्या होता है दोस्तों, मौसम होता है। और जो वही मौसम जो लगातार 30 वर्षों तक एक स्थान पे एक तरीके का देखने को मिलेगा, तो उसी को हम लोग क्या कर देंगे, जलवायु कर देंगे। तो लंबी मौसमी अंतराल की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं, यानी कि क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। तो मौसम पल पल में चेंज होता है, लेकिन जलवायु क्या होता है दोस्तों, एक लंबे मौसमी अंतराल की प्रक्रिया के बाद जो परिवर्तन आता है उसी को जलवायु कहते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार 30 वर्ष होना चाहिए, एनसीईआरटी के अनुसार 30 वर्ष। एक होता है ऋतुएं, देखो पहले तो आप देखोगे मौसम हो जाएगा, मौसम के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर उसके बाद जो है ऋतुएं हो जाएगा, ऋतुएं इतना, अभी देखोगे ऋतुएं हो जाएगा, ऋतुएं हो जाएगा, ऋतुएं के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखोगे पहले तो क्या हो दोस्तों, तो अब देखो मौसम, ऋतुएं, फिर जलवायु हो जाएगा, जलवायु हो जाएगा, ठीक है। तो मौसम, ऋतुएं और जलवायु। ऋतुएं क्या होती है दोस्तों, ये बदलती रहती हैं।
अब जैसे कि ऋतुओं के परिवर्तन से ही क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लो ऋतुएं बदलती रहती है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, ठीक है, और वर्षा ऋतु, ये क्या है दोस्तों, ये परिवर्तन हो रहा है मौसमों में। जो परिवर्तन हो रहा है 4-4 महीने के अंतराल में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऋतुएं कहते हैं। जो 30 वर्षों के अंतराल में मौसम की लंबी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। जो पल पल में चेंज हो जाए उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको मौसम कहते हैं। जैसे कि मान लो 4 महीना देखोगे, 4 महीना तुमको क्या मिलेगी दोस्तों, कड़ाके की गर्मी मिलेगी, कड़ाके की गर्मी मिलेगी। 4 महीना आप देखोगे क्या बने, वर्षा देखने को मिलेगी, वर्षा देखने को मिलेगी, वर्षा देखने को मिलेगी, वर्षा देखने को मिलेगी। वहीं 4 महीना आपको क्या है दोस्तों, ठंडी देखने को मिलेगी, ठंडी देखने को मिलेगी। तो कि ये क्या है मालूम है, ये मौसम नहीं है, ये ऋतुएं हैं। ये क्या है दोस्तों, ऋतुएं हैं। और ये क्या, मौसम जो है कभी भी चेंज हो सकता है, किसी भी टाइम चेंज हो सकता है, ठीक है, किसी भी टाइम चेंज हो सकता है। तो ऋतुएं, मौसम, जलवायु, 3 चीजें हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़नी है और अच्छे से समझना है, अच्छे से समझना है। लेकिन देखो, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, कुछ महीने वायुमंडल अवस्था में लगभग एक ही समान बनी रहती है। जैसे दिन गर्म एवं रात ठंडे, हवादार शांत, आसमान बादल घिरा साफ तथा आर्द्र शुष्क हो सकते हैं। महीने औसत वायुमंडल, देखें, महीने की औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष में ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और यत्ना शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और ऋतुओं के विभाजित किया जा सकता है। वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि देखोगे कि हम ऋतुओं को भी देखोगे, 3 हमको ऋतुएं भी देखने को मिलती हैं। ऋतुएं मैंने बोला ना, कभी किसी महीने में गर्मी हो रही है, मतलब किसी महीने में जो है बहुत भयानक गर्मी पड़ रही है, किसी महीने में बहुत भयानक वर्षा हो रही है, किसी महीने में बहुत भयानक ठंडी पड़ रही है। ये क्या है, ऋतुएं हैं। तो 3 चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ऋतुएं अलग चीज होती हैं, ठीक है, मौसम अलग चीज होता है और जलवायु अलग चीज होती है। इन तीनों चीजों को हमको अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। विश्व में अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, बिल्कुल सही बात है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। अब हम लोगों को जानना है ना कि भारत की जलवायु कैसी है, किस प्रकार की है। इन सभी चीजों को इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि हमारे इस चैप्टर से अगर पेपर में प्रश्न पूछे तो हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकें, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एनसीईआरटी के डब्बे में जो चीजें लिखी होती है ना, वो आपके लिए जो की पॉइंट होती है और अगले पेपर में पूछी जाती हैं, याद रख लीजिए। मानसून शब्द की उत्पत्ति वृत्त अरबी शब्द के कहते हैं मौसम से हुई है, याद रखना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतुओं में होने वाला परिवर्तन है। अब जैसे कि मान लो, अब यहाँ पे देखोगे, देखो होता क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों, ये क्या बोल रहा है दोस्तों, क्या है दोस्तों, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु, मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन। अब जैसे कि मान लो ठंडी के समय जो है वायु जो होती है वो स्थल से कहाँ, महासागर की ओर जाती है, स्थल से महासागर की ओर जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्थल समीर कहते हैं। अब देखो, जो ठंडी के समय क्या होता है, जो आप देखोगे वायु जो होती है वो कहाँ चलती है दोस्तों, ठंडी के समय वायु कहाँ चलती है दोस्तों, ठंडी के समय वायु कहाँ, स्थल से सागर की ओर चलती है, स्थल से सागर की ओर चलती है, स्थल से कहाँ से, स्थल से सागर की ओर चलती है, स्थल से सागर की ओर चलती है। वहीं गर्मी के समय आप देखिएगा, गर्मी के समय, ठीक है, ये गर्मी के समय आप देखिएगा, ठीक है, गर्मी के समय या फिर वर्षा ऋतु के दौरान आप देखोगे जो पवनें जो होती हैं, ये जो वर्षा ऋतु के दौरान जो देखोगे, वर्षा ऋतु जो होता है ना, वर्षा ऋतु के दौरान जो है पवनें, अब देखिएगा वर्षा ऋतु जो होता है ना, जो वर्षा ऋतु होता है दोस्तों, इस वर्षा ऋतु के दौरान या फिर जो है गर्मी के दौरान आप देखोगे जो पवनें होती हैं कहाँ से, महासागर से स्थल की ओर चलती हैं, महासागर से स्थल की ओर चलती हैं। यही चीज यहाँ पे कहा गया है। मौसम, मानसून का अर्थ होता है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन, ये कितना अच्छा, कितने छोटे में कितना बढ़िया से समझाया हुआ है, शानदार, एकदम बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है। समझने वाला इंसान अगर हो जाए अच्छे से तो उसको कितना बढ़िया से समझ सकता है। तो मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में, ठीक है, ऋतु के अनुसार परिवर्तन। अब गर्मी है, मतलब ठंडी है, तो ठंडी के समय जो है ऋतु, जो वायु है कहाँ, स्थल से महासागर की ओर जाएगा। और वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु के दौरान दो महासागर से कहाँ से दोस्तों, स्थल की ओर आएगा। तो यही चीज यहाँ पे कहा हुआ है, और इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से, है कि नहीं। चलिए भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु
कहा जाता है। ठीक है, ये की पॉइंट है याद रखने। भारत की जलवायु को किस प्रकार की जलवायु कहा जाता है? मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को किस प्रकार की जलवायु कहा जाता है? मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को किस प्रकार की जलवायु कहा जाता है? मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को किस प्रकार की जलवायु कहा जाता है? मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को किस प्रकार की जलवायु कहा जाता है? मानसूनी जलवायु कहा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व में पाई जाती है, दक्षिण पूर्व में पाई जाती है, दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। ठीक है, सामान्यतः प्रतिरूप में लगभग एकरूपता होते हुए भी एक देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। आइए हम दो महत्वपूर्ण चीजें तापमान एवं वर्षण को लेकर सीधे देखते हैं कि किस स्थान से देखोगे वर्षण तथा तापमान एवं वर्षण को लेकर देखते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार भिन्नता है, इनमें किस प्रकार भिन्नता है। सिंपल देखता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे देखोगे गर्मियों में राजस्थान का मरुस्थल का जो कुछ स्थानीय का जो तापमान है लगभग 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। बिल्कुल, राजस्थान का जो तापमान होता है गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव का तापमान लगभग 20 डिग्री तक रहता है, लगभग 20 डिग्री तक रहता है, 20 डिग्री तक रहता है। जबकि जम्मू कश्मीर का तापमान जो है गर्मियों में भी 20 डिग्री रहता है। उसका कारण भी तो है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है। देखो, ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है, ऊंचाई के साथ साथ विंड में भी परिवर्तन होता है। कहीं पे हवाएं तेज चलती हैं, कहीं हवाएं धीमे चलती हैं, कहीं पे वायुदाब कम होता है, कहीं पे वायुदाब ज़्यादा होता है। ये भी तो अंतर होता है। देखो, अगर हम लोग सतह से, अगर मान लो सतह से अगर हम लोग 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, 6.5 डिग्री टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और जम्मू कश्मीर तो कई हज़ार फीट की ऊंचाई पे है, मान लो 5000 फीट की ऊंचाई पे है। तो अगर मैं 5 किलोमीटर ऊपर जाता हूँ, अगर मैं 5 किलोमीटर ऊपर जाता हूँ, मान लेता हूँ मैं 5 किलोमीटर ऊपर जाता हूँ सतह से, अगर मैं 5 किलोमीटर ऊपर जाता हूँ तो 6 30 और इतना, ये यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, 32.5 डिग्री का अंतर, 32.5 डिग्री का अंतर आपको देखने को मिलेगा, 32.5 डिग्री का अंतर आपको देखने को मिलेगा। अभी अगर माइनस करोगे तो देखोगे अप्रोक्सीमेटली इतना ही हो जाएगा। अगर मैं मान लेता हूँ जम्मू कश्मीर की जो ऊंचाई है, अगर मैं मान लेता हूँ जम्मू कश्मीर की ऊंचाई कितनी है, 5000 मीटर है, 5000 मीटर है। और 1 किलोमीटर 5000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर है, यानी कि कितना, ये 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। और 1 डिग्री ऊपर जाना, मतलब 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री से तापमान कम होता है। तो जाहिर सी बात है मैं 5000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर ऊपर जाऊंगा तो तापमान कितना 32.5 डिग्री कम हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री कम हो जाएगा। इसीलिए अब देखो राजस्थान में आपको बता देता हूं सेम महीना है, सेम समय है, और वहां पे अंतर कितना देखने को मिल रहा है, अंतर कितना देखने को मिल रहा है कि नहीं, आप खुद बताइए अंतर कितना आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, खुद बताइएगा। अरे भाई हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, चुपचाप से पढ़ लिया करिए, मेरी क्लासेस में बातचीत मत किया करिए, दूसरे की क्लासेस में कर लिया करिए, या तो फिर हम क्लास बंद कर देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा किसी और से, हम बंद कर देते हैं, परमानेंट क्लास बंद कर देते हैं। आप बोल लीजिएगा हम बंद कर देंगे, क्लास ही बंद कर देंगे। फिर से बोलते हैं मेरे क्लासेस में बातचीत मत किया करिए, मुझे पढ़ाना पसंद है, बकवास करना मुझे पसंद नहीं है, याद रख लीजिएगा, तो मुझे पढ़ाने दीजिए प्लीज़। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ जगहों पर तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में 20 डिग्री से तक तापमान रहता है। रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री तक हो सकता है, और जबकि तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री हो सकता है। तिरुवनंतपुरम यानी कि किसकी बात कर रहा है दोस्तों, ये कैसे तमिलनाडु की कैपिटल की बात कर रहा है, तमिलनाडु की सॉरी केरल की, तमिलनाडु चेन्नई, अच्छा केरल की कैपिटल, केरल की बात कर रहा है तिरुवनंतपुरम। देखो जो हमारे जो यहाँ पे आप देखेगा, जो आपको बता देता हूँ तटीय राज्यों में जो है तापमान जो है ज़्यादा ना तो गर्म होता है ना तो ज़्यादा ठंडा होता है, याद रख लीजिए। जो तटीय राज्य होते हैं, तटीय राज्य में याद रख लीजिएगा तापमान ना तो ज़्यादा गर्म होता है, ना तो ज़्यादा गर्म होता है, ना तो ज़्यादा ठंडा होता है। उसका कारण होता है, देखो स्थल की प्रवृत्ति क्या होती है, तेजी से गर्म होना और तेजी से ठंडा हो जाना, ठीक है। लेकिन जो महासागर की जल की प्रवृत्ति कैसी होती है, देरी में गर्म होता है और देरी में ठंडा होता है। पता चलता है कि जो जल है, ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जो जल है पता चलता है कि इसको गर्म होते होते क्या हो गया दोस्तों, शाम हो गई। अब जब ये
ठंडा हो रहा था, ठीक है, अभी देरी में गर्म हुआ। मान लो सुबह सूरज निकला 5 बजे, 5 PM पे सूरज निकला और जल को गर्म होते होते शाम का 5 बज गया, शाम का 5 बज गया। और जब ये ठंडा शुरू होना शुरू होगा, ठंडा होना शुरू होगा, ठंडा होना शुरू होगा, ठंडा होना शुरू होगा, तब ले 5 PM पे वापस से सूरज निकल जाएगा। पता चलता है जब तक जल गर्म होने जा रहा था तब तक वापस से ये क्या हो गया, ठंडा होने जा रहा था, वापस से ये गर्म हो गया, ठीक है। इसीलिए देखो कि यहाँ पे तापमान तटीय राज्यों पे जो है ना तो ज्यादा गर्म होता है ना तो ज्यादा ठंडा होता है, तापमान समानता होता है। 12 महीने समान तापमान आपको देखने को मिलता है, 12 महीने समान तापमान आपको देखने को मिलता है। कारण है कि तटीय जितने भी पानी वाले तटीय राज्य हैं वो पानी जो है तेजी में देरी में गर्म होता है और देरी में ठंडा होता है। जब वो ठंडा होना शुरू करता है, जब ठंडा होने ही जाता है तब ले सूरज निकल जाता है, ठीक है, वापस से धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाता है, वापस से धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाता है। इसलिए वहाँ पे तापमान मेंटेन रहता है, तापमान बना रहता है, एक समान तापमान रहता है। ये तीनों जगह का मैंने अंतर आपको बताया है, राजस्थान का भी, तटीय राज्यों का भी और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का भी। ये तीनों अंतर मैं समझाते हुए साथ साथ में चल रहा हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो। बाद में मत कहना कि समझ में ना आया, बाद में मत कहना कि समझ में ना आया, ठीक है। चलो अब यहां पे क्या बोला गया है, आइए इसको देखते हैं। कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन का तापमान बहुत अधिक अंतर होता है। थार का मरुस्थल दिन का तापमान 50 डिग्री तक हो सकता है, जबकि उसी रात का तापमान जो है 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कारण बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। स्थल की प्रवृत्ति कैसी होती है, स्थल की प्रवृत्ति कैसी होती है, तेजी से गर्म होना। तेजी से क्या होता है दोस्तों, तेजी से गर्म होना, तेजी से गर्म होना। अब मान लो ये हमारा राजस्थान वाला, ये पूरा राजस्थान वाला एरिया है, यहाँ सूरज की किरण ऐसे पड़ रही है, सूरज की किरण ऐसे पड़ रही है। अब देखोगे ये बहुत तेजी से गर्म हो गया, तेजी से गर्म हो गया, तेजी से गर्म हो गया। अब जो सूर्यास्त हो जाता है, मान लो 6 PM पे सूर्यास्त हो गया। अब जैसे ही तेजी से गर्म हुआ वैसे तेजी से ठंडा भी तो होगा, ठीक है। जैसे ही तेजी से ये गर्म हुआ है वैसे तेजी से ठंडा भी तो होगा, है कि नहीं, वैसे ही तेजी से ठंडा भी ये होगा। अब जब तेजी से ये ठंडा होगा मेरे भाई, तो देखोगे जो तापमान दिन में आपको 50 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल रहा था वो रात के समय 15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। उसका कारण है स्थल की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि तेजी से गर्म होना और तेजी से ठंडा होना। पानी की प्रवृत्ति थोड़ी ऐसी होती है, ठीक है। ऊपर से आप देखोगे यहाँ पे रात होते ही पूरा जो है तो जो पूरा जो गर्म मरुस्थल होता है वो शीत मरुस्थल में तब्दील हो जाता है, शीत मरुस्थल में 15 डिग्री में एकदम रात के समय तुम राजस्थान में टापू वगैरह पे जाना घूमना, तो पैर रखोगे ना रात को 12-1 बजे के बाद देखोगे पैर रखोगे तुम बालू पे, बालू एकदम ठंडा ठंडा प्रतीत होगा, बालू एकदम ठंडा ठंडा प्रतीत होगा, ठंडा ठंडा प्रतीत होगा, याद रख लीजिएगा। दूसरी ओर केरल या फिर अंडमान निकोबार में दिन हो या रात हो तापमान लगभग समान रहता है। मैंने आपको कारण बताया, पानी की प्रवृत्ति, तेजी से मतलब देरी से गर्म होना, देरी से ठंडा होना, ठीक है। मतलब देरी से गर्म होता है, देरी से गर्म होता है, क्या होता है, देरी से गर्म होता है, देरी से गर्म होता है, देरी से गर्म होता है, ठीक है, देरी से गर्म होता है, इतना देरी से गर्म होता है। बस यही एक कारण है, बस यही एक कारण है, याद रख लीजिएगा। ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आइए इसमें इस लाइन में क्या कहा गया है इसको समझते हैं। इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है इसको हम लोग अच्छे से डिटेल से जानते हैं। शेष भाग, देखो क्या कहा गया है, शेष भाग में वर्षा रूप में होती है, शेष भाग में यह वर्षा रूप में होता है। वार्षिक वर्षण मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेके और 400 सेंटीमीटर रेनफॉल और लद्दाख एवं पश्चिम राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है। उसका कारण है, देखो कारण है, पहली बात तो हमारे यहाँ पे दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, सबसे पहले कहाँ पे जाता है ये दोस्तों, यहाँ पे प्रवेश करता है वेस्ट बंगाल होते हुए। अब कहाँ पे दोस्तों, मेघालय में जाता है। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, या गारो, खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। अब यहाँ पे इसको जो है ना इसे कीटनुमा संरचना बना लेती है, कीटनुमा ऐसी संरचना बना लेती हैं। अब ये जो है मान लो मिनिमम देखोगे 6000 से 7000 मीटर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ यहाँ पे है। अब ये जो वायु अपने साथ नमी लेके आई है, वायु अपने साथ नमी लेके आई है। अब जैसे जैसे ऊपर उठती जाएगी वर्षा कराती जाएगी, जैसे जैसे ऊपर उठती जाएगी वर्षा कराती जाएगी। ऊपर उठते 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 इतनी वर्षा करा देती है कि विश्व में सबसे ज्यादा रेनफॉल अगर कहीं पे होती है तो 400 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल कहाँ पे, मेघालय चेरापूंजी मानसीराम मेघालय में होती है। विश्व में सबसे ज्यादा रेनफॉल चेरापूंजी मानसीराम मेघालय में आपको देखने को मिलता है, चेरापूंजी मानसीराम मेघालय में देखने को मिलता है मेरे भाई, इस बात
बात को याद रखिएगा, ठीक है, ये कारण है। अब देखो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब आया, मान लेते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून आया, ये हमारा प्यारा भारत है। अब अपने सारी ये नमी लेके जा रहा है, ऐसे नमी लेके जा रहा है, तो नमी ऐसे लेके जा रहा है, नमी लेके जा रहा है, तो यहाँ पे देखोगे जैसे ये यातना पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगा, इसके बाद वर्षा की मात्रा में कमी आती जाएगी, वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। अब नमी जितना होगा उतने वर्षा कराएगा वायु, उतना ही नहीं वर्षा कराएगा। अब देखोगे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते जाते इसके वर्षा की मात्रा में कमी आती है, वर्षा की मात्रा में कमी आती है। जब ये राजस्थान पहुंचता है, जब ये विंड जो है राजस्थान पहुंचती है, तो क्या होता है, जिसमें इसने में पानी ही खत्म हो चुका रहता है, इसलिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है। और लद्दाख में भी ऊंचाई पे जाते जाते इसमें पानी ही खत्म हो जाता है, इसलिए यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है, इसलिए यहाँ पे आपको मरुस्थल देखने को मिलता है। देखो अगर मैं बात करूँ कि भारत में 2 तरह के मरुस्थल है। भारत में देखो लद्दाख जो है, लद्दाख ये क्या है दोस्तों, ठंडा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। और जो थार का रेगिस्तान है, थार का जो रेगिस्तान आप देखोगे, थार का रेगिस्तान आप देखिएगा, थार का रेगिस्तान ये क्या है दोस्तों, गर्म मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल। तो यानी कि 2 मरुस्थल हमारे भारत में देखने को मिलते हैं, गर्म मरुस्थल भी और ठंडा मरुस्थल भी, दोनों देखने को मिलते हैं, ठीक, रख लीजिएगा। गर्म मरुस्थल एवं ठंडा मरुस्थल दोनों ही आपको देखने को मिलता है हमारे भारत में। अब देखोगे यहाँ पे क्या कहा रहा है, वर्ष में अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ भागों में तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर नवंबर में होती है। कारण है ना, ये देखो, ये हमारा भारत का मैप आप देखोगे, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून आया तो ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे यहाँ से प्रवेश करते हुए जा रहा है। और इधर देखो पश्चिमी घाट है, कटारनुमा संरचना है, यहाँ पे ऐसे देखोगे, यहाँ पे भी ऐसे मानसून जा रहा है, ऐसे यहाँ पे मानसून जा रहा है, यहाँ ऐसे मानसून जा रहा है। अब यहाँ पे देखोगे पश्चिमी घाट में बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है, इसके पश्चिमी घाट के पूर्वी क्षेत्र में वृष्टि छाया प्रदेश होता है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा हो ही नहीं पाती है कटारनुमा संरचना के कारण, कटारनुमा संरचना के कारण। अब यहाँ पे देखो तमिलनाडु के तट पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तमिलनाडु का जो तट है ना, ये जो तमिलनाडु का जो तट है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है। मालूम किससे वर्षा होती है, ये किससे वर्षा होती है मेरे भाई, ये होती है लौटते हुए मानसून से, ये लौटते हुए मानसून से। ये देखो, ये बोला ना कि भारत के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे तमिलनाडु में अधिकतर वर्षा अक्टूबर नवंबर में लौटते हुए मानसून से होती है, लौटते हुए मानसून से होती है, लौटते हुए मानसून से होती है, याद रख लीजिएगा, ठीक। चलिए, ठीक है। अरे बेवकूफ, मरुस्थल भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन है, गोल्डी गोपी सिंह जी, सुनिए मेरी बात को ध्यान से। मरुस्थल का डेफिनेशन क्या होता है पता है, मरुस्थल का डेफिनेशन अगर पूछे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, बताइए तो जरा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। डेफिनेशन ज्योग्राफी की भाषा में जहां पे सबसे कम रेनफॉल होती है वहां पे उसको मरुस्थल डिक्लेयर कर दिया जाता है, बेवकूफ, ठीक है, मरुस्थल डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्या पेड़ जहां पे, जैसे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पहले बताओ, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पहले बताओ, ये बताओ, रेनफॉल के अनुसार डिसाइड किया जाता है। ऐसे तो कहा जाता है जहां पे 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है उसको मरुस्थल डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ऐसे तो लद्दाख में भी 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल हो रही है, राजस्थान में भी क्या है दोस्तों 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है। मरुस्थल भी 2 टाइप के होते हैं, यही तो गोल्डी जी है, यही आप लोग रट्टू टोटा वाली, यही तो गलत बात है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का इतना मैंने पूछा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा जो मरुस्थल होता है, सबसे बड़ा जो मरुस्थल होता है वो कौन सा है दोस्तों, अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका है। मैंने ये नाम थोड़े लिया कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। अगर मैं नाम लेता कि विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का इतना सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल अगर मैं बोलता, गर्म मरुस्थल अगर बोलता तो वो कौन हो जाता, वो सहारा हो जाता। वो क्या हो जाता, सहारा हो जाता। मैंने यहां पे नाम लिया विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। ज्योग्राफी की भाषा में याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर पूछे तो कौन हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। और मरुस्थल का डेफिनेशन क्या होता है, 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल जहां पे होती है उसको क्या है, मरुस्थल डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसको क्या किया जाता है, मरुस्थल डिक्लेयर कर दिया जाता है। और मरुस्थल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है गर्म मरुस्थल, एक होता है शीत मरुस्थल। भारत में सबसे कम वर्षा कहीं पे होती है ना, तो लेह लद्दाख में होती है, ना कि राजस्थान में होती है, ठीक है। भारत में सबसे कम वर्षा अगर कहीं पे होती है तो कहां पे होती है, ये आपको लेह लद्दाख में होती है। फिर से बोल रहा हूं, लेह लद्दाख में होती है, राजस्थान में नहीं होती है। सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होती है।
देखो होता क्या है, लूसेंट वाले रट्टू टोटा जो लोग होते हैं ना, उनको ये सारा जो हाई लेवल की चीजें समझ में नहीं आएंगी। उनका जीवन ही मरुस्थल, उनका जीवन ही जो है लूसेंट में डूबा रहता है, तो क्या करिएगा। लूसेंट वाले जो है आजकल लोग सीरीज चलाते हैं लूसेंट का, सोचते हैं लूसेंट से पढ़ के मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। भाई तुमको पता है ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है पूरा यूपीएससी को टच करेगा, आपको यूपीएससी को टच करेगा, बस समझने के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने आपको क्या बोला, ज्योग्राफी की भाषा में मरुस्थल किसे कहा जाता है, जहां पे 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल हो उसको क्या कहेंगे, मरुस्थल कह देंगे। तो मरुस्थल भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है गर्म मरुस्थल, एक शीत मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा हो जाएगा, सहारा हो जाएगा। दैट्स इट। बात समझ में आई कि अभी भी जीवन वही में गुजर रहा है, बताओ किसको किसको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा बुद्धि पे भी जोर डालना सीखो, हमेशा रट्टू टोटा पे नहीं, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। समान रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसम या फिर ऋतुनिष्ठ में अंतर अधिक होता है। उत्तर मैदान में वर्षा की मात्रा यत्ना समानता पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे आपको बताया ना, यहाँ पे देखो कि मैदान में जो वर्षा की मात्रा है, ऐसे जो है मान लो नामी वायु ऐसे प्रवेश कर रही है, अपने साथ नमी ली हुई है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाते जाते वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। वर्षा की मात्रा में क्या आएगी, कमी आएगी। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने अलग से थोड़े बता दिया कि पूर्व से पश्चिम की ओर जो है वर्षा की मात्रा में समानता कमी आती है। ये विभिन्न लोगों के जीवन की विविधताओं में लाती है, विभिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती है, जो कि उनके भोजन, वस्त्र, घरों और उनके प्रकार में दिखती है। अब जैसे कि राजस्थान में रहने वाले लोग जो लाइट कलर का कपड़ा ज़्यादा पहनते हैं, ठीक है, धोती कुर्ता ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। कारण है, राजस्थान के लोग सूट बूट पहन के ज़्यादातर क्यों नहीं घूमते हैं, क्योंकि सूट बूट में गर्मी लगती है, धोती कुर्ता में गर्मी नहीं लगती है, इसलिए वहां पे पहनावा देखोगे धोती कुर्ता है। उत्तर में चले जाइएगा, जम्मू कश्मीर में लोग क्या करते हैं, भारी भरकम वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, आप भारी भरकम जो ऊनी वस्त्र पहनते हैं क्योंकि वहां पे ठंडी लगती है। मध्य भारत में आ जाइएगा तो हमारे जैसे लोग टी शर्ट डार्क भी पहनते हैं, और या जो हॉट और क्या क्या दोस्तों डार्क के साथ लाइट भी पहनते हैं। वो डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। गर्मी है तो कैसा वस्त्र पहनेंगे, हल्का वस्त्र पहनेंगे। ठंडी है तो कैसा वस्त्र पहनेंगे, गाढ़ा वस्त्र पहनेंगे। वो आपको उनके पहनावे में भी दिख जाता है। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब वाले जो है धोती कुर्ता में क्यों घूमते रहते हैं, मतलब कुर्ता पजामा ये सब जो है पोशाक क्यों पहनते हैं, क्यों, हवा लगती है ना, हवा लगती है। लाइट कपड़ा पहनेंगे तो क्या होगा दोस्तों, सन की किरण आएगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। डार्क कपड़ा पहनिएगा तो आपको क्या होगा दोस्तों, गर्मी ज्यादा लगेगी गर्मियों में। क्यों, क्योंकि एक चीज आपको बता देते हैं, सिंपल एग्जांपल आपको देते हैं, सिंपल एग्जांपल आप समझ जाइएगा। एसी में जब आप बैठते हैं, एसी में सुनिए, एसी में जब आप बैठते हैं तो एसी में आपको ठंडी या फिर गर्मी, ठंडी क्यों लगती है बताइए। सिंपल एग्जांपल देते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि वायु की प्रवृत्ति कैसी होती है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। आपके शरीर का तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, एसी का तापमान है 24 डिग्री सेल्सियस। आपके शरीर में बना हाई प्रेशर और एसी पे बना लो प्रेशर, तो हमेशा हवाएं कहाँ से मूव करेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेंगी। हमारे बॉडी से नमी निकल के क्या है दोस्तों, एसी की ओर जाएगी, एसी खींचेगा और फिर हमको ठंडी लगना शुरू हो जाएगी, अब एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई ऐसा वस्त्र पहन लो जो आपके बॉडी के अंदर से जो है गर्मी को जो है निकलना ही ना दे, तो आपको गर्मी में भी ठंडी का एहसास होगा। याद रख लीजिएगा, नमी रिलीज ही नहीं होगी, अगर उष्मा रिलीज ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है शरीर का तापमान मेंटेन रहेगा, एक समान बना रहेगा। ये आप देख सकते हो, अपने यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो। लेकिन वही है, आजकल लोग रटने पे ज्यादा फोकस करें, कॉन्सेप्ट कौन पढ़ना चाहता है। अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो देखने वाले कम लोग हैं, ये बकवास वाला चीज पढ़ा रहे होते हैं। एमसीक्यू लेके इसे आ जाते हैं ना, बस मजा आ गया, बस टिक मारो मजा आ गया। यही होता है, ठीक है, यही होता है, ठीक है। जीवन लोगों का यही में चल रहा है, एमसीक्यू में जीवन बीत रहा है, क्या करिएगा, ठीक है, क्या कर सकते हैं इसमें। हालांकि इसमें हम 3 डायमेंशनल चीजें कराएंगे, मैंने प्रॉमिस किया है, ठीक है, प्रॉमिस किया है तो करवाएंगे। राजस्थान के घरों की दीवार मोटी तथा छत जो है चपटी होती है। तराई क्षेत्रों में गोवा, मंगलोर यत्ना ढाल वाली क्यों छत होती है, असम में प्राय कुछ घास खम्भों के पर क्यों बने होते हैं, ठीक है।
खंभों पर क्यों बने होते हैं, आइए जानते हैं। जलवायु नियंत्रण, किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 कारक हैं। अक्षांश, जिसे तुंगता या तुंगता भी कहा जाता है, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र और समुद्र से दूरी और महासागरीय धाराएं और यत्ना तथा उच्चावच लक्षण, ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है। ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है। यत्ना ये सारी चीजें ठीक है, ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है। आइए हम लोग समझते हैं इसको अच्छे से। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त ऊर्जा की मात्रा अक्षांश के अनुसार अलग अलग होती है। अक्षांश के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान में विषुववृत्त ध्रुवों की जो समानता घटता जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों, पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे सूर्य से ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर क्या होता है, समानता घटता जाता है। अब जैसे कि मान लो हमारे ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, विषुवत रेखा है। अब यहाँ पे सूरज की किरणें क्या पड़ती हैं दोस्तों, सीधी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। यहाँ पे सूरज की किरणें मान लो, यहाँ पे सूरज की किरणें कैसी पड़ रही हैं दोस्तों, यहाँ पे सूरज की किरणें मान लो सीधी पड़ रही हैं, सीधी पड़ रही हैं। पहली बात तो यह है पृथ्वी जो है चपटी है, चपटी है। यहाँ पे सूरज की किरणें कैसी पड़ रही हैं दोस्तों, सीधी पड़ रही हैं, सूरज की किरणें सीधी पड़ रही हैं, सीधी पड़ रही हैं। अब जैसे ही ऊंचाई में हम लोग जाते रहेंगे, ऊंचाई में जाते रहेंगे, जो सूरज की किरणें हैं ना तिरछी होती जाएंगी, सूरज की किरणें तिरछी होती जाएंगी, तिरछी होती जाएंगी। यहाँ पे देखो कमी होती जाएगी। ये कह रहा है ना कि आप देखोगे अक्षांशों के अनुसार रखना, सौर ऊर्जा देख सकते हो, पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर समानता तापमान घटता है, समानता तापमान घटता है, समानता तापमान घटता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है। ऑब्वियसली देखोगे यहाँ पे आप देखोगे विषुवत रेखा से अगर हम ऊंचाई की ओर जा रहे हैं तो तापमान कम होता है। मैंने अभी थोड़े देर पहले बताया था कि याद रख लीजिएगा, हम लोग 1 किलोमीटर अगर ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री से तापमान कम हो जाता है। ठीक, देखो तो 6.5 डिग्री से तापमान कम हो जाता है। इसलिए पहाड़ियों पर गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है, क्योंकि ऊंचाई पे जाने पे तापमान कम होता जाता है। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब, पवन तंत्र उसके स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। इस प्रकार तापमान एवं वर्षा का वितरण को भी प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है प्रभाव कम होता है। बिल्कुल इतना, जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है प्रभाव कम होता है, प्रभाव कम देखने को मिलता है। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। इस एनसीईआरटी में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो वाकई में स्टैंडर्ड बुक में भी नहीं है, जो कि स्टैंडर्ड बुक में भी नहीं है। ये एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक, चलो। लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था में गर्मी एवं सर्दी बहुत अधिक ठंडा कहते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक, अब देखोगे इसे महाद्वीपीय अवस्थाओं में गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंड कहते हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र के तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों में जलवायु को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं, गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं, वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, तब वह तट गर्म या फिर ठंडा हो जाएगा। विश्व में अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित है और महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। अब ये की पॉइंट आपको पता चला है कि महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर ही ज़्यादातर मरुस्थल आपको देखने को मिलते हैं। जो महाद्वीप होते हैं, जितने भी महाद्वीप होते हैं, उनके पश्चिमी तट पर ही आपको मरुस्थल देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर जो मरुस्थल होते हैं महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर ही देखने को मिलते हैं, पश्चिमी तट पर ही देखने को मिलते हैं, पश्चिमी तट पर ही देखने को मिलते हैं, पश्चिमी तट पर ही देखने को मिलते हैं। आइए हम लोग AI का भी इस्तेमाल करते हैं, AI का भी इस्तेमाल करते हैं, वरना कहिएगा कि सर AI का तो इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है, खाली आप फेंकने वाला काम करते हैं। ठीक है, खाली फेंकने वाला काम करते हैं, AI कहाँ है।
अब यहाँ पे मैंने बोला कि देखो मौसम अलग चीज़ होती है, ठीक है, मौसम अलग चीज़ होती है, जो पल पल में चेंज हो जाए उसको मौसम कहते हैं। ये जो 30 वर्ष के लंबे मौसम अंतराल की जो प्रक्रिया होती है, मतलब एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि लगभग 30 वर्ष से अधिक के मौसम का कुल योग ही क्या कहलाता है दोस्तों, जलवायु कहलाता है, जलवायु कहलाता है। और मौसम कभी भी चेंज हो सकता है, अभी गर्मी है, पता चला वर्षा होगी और जो है ठंडी लगने लगा, अभी पता है दोस्तों, पता चल रहा है कि दोस्तों बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, एकाएक तापमान बढ़ गया, गर्मी लगने लगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पल पल में चेंज हो जाए उसको मौसम कहते हैं, जो 30 वर्षों के मौसमी अंतराल की जो समय अवधि की प्रक्रिया उसको जलवायु कहते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये 6 कारक हैं, याद रख लीजिए 6 कारक हैं। पहला अक्षांश, अब देखो कि ये मैंने बोला था कि ये जो इक्वेटर पे से लेटी हुई जितनी भी रेखाएं होती हैं उनको क्या कहता है, अक्षांश रेखा कहा जाता है, उनको अक्षांश रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा पे सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, विषुवत रेखा पे सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, सबसे अधिक गर्मी आपको 0 डिग्री विषुवत रेखा पे पड़ती है, इसके तुंगता भी कहते हैं, इसे तुंगता भी कहते हैं। वायुदाब एवं पवन तंत्र, आप देखोगे समुद्र के तटों पे जो है तापमान सिमिलर होता है, सिमिलर होता है। समुद्र से दूरी, समुद्र से दूर जाते रहते हैं तो जलवायु में भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, तट के किनारे उतनी भिन्नताएं देखने को नहीं मिलती हैं। महासागरीय धाराएं, वहाँ पे गर्म जलधारा चल रही है कि ठंडी जलधारा चल रही है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। उच्चावच, ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है। तो ये 6 कारक, अक्षांश, तुंगता, वायुदाब, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चावच, ये सभी क्या करती हैं, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक हैं, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक हैं, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो तुंगता, देख सकते हो यहाँ पे तुंगता, एप्टीट्यूड, हिमालय पर्वत 6000 मीटर मध्य एशिया में आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। जैसे आप देखोगे ये हिमालय जो है एक तरीके से किसका दोस्तों, प्रहरी का काम करता है। ये किसका काम करता है, प्रहरी, अपना प्रहरी का काम करता है, 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 प्रहरी का काम करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, साइबेरिया से चलने वाली ठंडी हवाएं, ठीक है, हमारे भारत में प्रवेश कर नहीं कर पाती हैं। क्यों नहीं कर पाती हैं, क्योंकि हिमालय जो है ना प्रहरी की तरह बीच में खड़ा है। 6000 मीटर मतलब 6000 ऊंची याद रखिएगा, 6000 ऊंची ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो है साइबेरिया से चलने वाली ठंडी हवाओं को आने से रोक देता है। वरना अगर हिमालय ना होता तो साइबेरिया से चलने वाली ठंडी हवाएं हमारे उत्तर भारत में प्रवेश करती, हो सकता है पूरे भारत में प्रवेश करती, और हमारे यहाँ पे टेम्परेचर -80 डिग्री, -50 डिग्री, -40 डिग्री तक भी जा सकता है। क्योंकि हिमालय पे आप देखते हो कि कितना माइनस में टेम्परेचर रहता है, सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। तो हिमालय क्या करता है दोस्तों, प्रहरी का काम करता है, हिमालय क्या करता है, प्रहरी का काम करता है। दूसरा देखोगे अक्षांश, कर्क रेखा भाग को उष्णकटिबंधीय और पोष्णकटिबंधीय भागों में बांटती है। अब कर्क रेखा देखोगे, इधर देखोगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है इधर, और इधर देखोगे उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो याद रख लीजिए अक्षांश भी डिसाइड करता है कि वहाँ की जलवायु कैसी होगी, गर्म होगी, ठंडी होगी कि कैसी होगी। ये डिसाइड कौन करता है दोस्तों, ये केवल और केवल डिसाइड कौन करता है मेरे भाई, केवल और केवल ये डिसाइड कौन करता है दोस्तों, ये अक्षांश से डिसाइड करता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। और याद रख लीजिएगा ये इक्वेटर, ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब पे ऐसी लेटी हुई जितनी भी रेखाएं होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अक्षांश रेखा कहते हैं, उनको अक्षांश रेखा कहते हैं, उनको अक्षांश रेखा कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं, उनको अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज और, ये देखो बीचों बीच से जो रेखा जा रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इक्वेटर कहते हैं, इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री कहते हैं, 0 डिग्री कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप उत्तर तक जाइएगा तो 89 याद रख लीजिएगा, 89 अक्षांश रेखा आपको देखने को मिलेगी, 89 अक्षांश रेखा देखने को मिलेगी। 90 डिग्री पे जो क्या होता है ना, ये बिंदु होता है, 90 डिग्री पे क्या होता है दोस्तों, बिंदु होता है। इसी तरीके से नीचे भी आप जाइएगा तो 89 अक्षांश रेखा देखने को मिलेगी, और 90 डिग्री पे क्या होता है दोस्तों, बिंदु होता है, बिंदु होता है, बिंदु होता है। तो आप देखोगे 89, ठीक है, 89 प्लस 89, ठीक है, 9 9 18 का 8 हाथ में आया, 1 8 8 16 1 17 178, और प्लस एक इक्वेटर 179 179 प्लस 2 अगर हम लोग बिंदु को जोड़ लेंगे तो टोटल कुल मिला के कितना हो जाएगा, 181। ऐसे अगर मैं बात करूँ तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 179। अगर बिंदु को जोड़ लेंगे तो टोटल 181 हो जाएगा, 181 हो जाएगा। ठीक है, 181 हो जाएगा, ये दिमाग में उतार लीजिएगा सारे लोग। ठीक, चलिए वायुदाब। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कौन सी हमेशा जो वायु की प्रवृत्ति जो होती है, याद रख लीजिएगा वायु की जो प्रवृत्ति होती है हमेशा, मैं फिर से बता देता हूँ, गर्मियों में स्थल निम्न दाब यानी कि लो प्रेशर, समुद्र में उच्च दाब। देखो होता क्या है मेरे भाई, गर्मी का समय है,
गर्मी का समय है, गर्मी का समय है, और हमारे भारत में जो क्या होता है दोस्तों, निम्न दाब बनता है, निम्न दाब रहता है, निम्न दाब बनता है, निम्न दाब बनता है, निम्न दाब बनता है, ठीक है। और निम्न दाब बनता है यानी कि लो प्रेशर बनता है, लो प्रेशर बनता है। और महासागर जो होता है, इस महासागर में आप देखिएगा क्या बनता है दोस्तों, हाई प्रेशर बनता है, हाई प्रेशर बनता है। तो हवाएं हमेशा कहाँ से मूव करती हैं, हवाएं हमेशा मूव करती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, इसलिए यहाँ पे निम्न दाब बना है यहाँ पे, और महासागर में हाई प्रेशर बना हुआ है। देख रहे हो गर्मियों के समय में यहाँ पे देखोगे स्थल में निम्न दाब बना हुआ है और समुद्र पर उच्च दाब बना हुआ है। और मैंने आपको क्या बताया था, हवाएं हमेशा कहाँ चलती हैं दोस्तों, हमेशा हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो हवाएं हमेशा कहाँ से, ये देखो हाई प्रेशर है, यहाँ पे महासागर में हाई प्रेशर है, और यहाँ पे निम्न दाब बना हुआ है, और निम्न दाब यहाँ पे बना हुआ है, महासागर पर हाई प्रेशर। तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलेंगी। और जब समुद्र से जो वायु जा रही है, जो समुद्र से वायु जा रही है, अपने साथ नमी लेके जा रही है, और वो नमी लेके जा रही है, वही हमारे दक्षिणी पश्चिमी मानसून का कारण बनती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का कारण बनती है। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर कोरोलिस बल, आपको पता है कि पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी जो है देखो होता क्या है दोस्तों, पृथ्वी आपको पता है कि ऐसे घूर्णन भी कर रही है, अपने अक्ष पे ऐसे घूम भी रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पे ऐसे क्या है दोस्तों, घूम भी रही है, और किसी चीज का चक्कर भी लगा रही है, और किसी चीज का क्या कर रही है मेरे भाई, चक्कर भी लगा रही है। तो अब ये जो पृथ्वी पे चलने वाली जो हवा जो है, ऐसी तो सीधी आनी चाहिए थे, ऐसी तो सीधी आनी चाहिए थे, लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों, पृथ्वी खुद अपने अक्ष पे घूम रही है, और किसी चीज का चक्कर भी लगा रही है, किसी चीज का चक्कर भी लगा रही है, ठीक है। पृथ्वी खुद अपने अक्ष पे घूम रही है, देखो पृथ्वी अपने खुद अक्ष पे ऐसे घूम रही है, और खुद किसी चीज का चक्कर भी ऐसे लगा रही है, पृथ्वी किसी चीज का चक्कर भी लगा रही है, सूरज का चक्कर भी लगा रही है, सूरज का चक्कर भी लगा रही है, सूरज का चक्कर भी लगा रही है। तो इसके संपर्क में आने वाली जो हवा होती है, कोरोलिस बल के कारण उत्तर वाली हवा जो होती है पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, और दक्षिण वाली हवा जो है पूर्व की ओर मुड़ जाती है। इसलिए आप देखते होंगे, इसलिए यह हवाएं जो है सीधी ना चल करके टिल्ट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, सीधी ना चल करके टिल्ट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, मुड़ जाती हैं, मुड़ जाती हैं, याद रख लीजिएगा, ये मुड़ जाती है मेरे भाई, ये मुड़ जाती है। ये कोरोलिस बल के कारण नहीं होता है, किसके कारण, कोरोलिस बल के कारण नहीं होता है। समझ में आया मेरा बात, किसको किसको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो बताइएगा, नहीं समझ में आया तो बताइएगा, नहीं समझ में आया तो बताइएगा, ठीक है, नहीं समझ में आया तो जरूर से बताइएगा। आइए हम लोग आते हैं वहां पे, कहाँ पे थे हम लोग यहाँ पे थे। देखो किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने वाले उच्चावच, किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने वाले में उच्चावच का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत पर ठंडी अथवा गर्म, ऊंचे ऊंचे पर्वत पर ठंडी अथवा गर्म वायु अवरोध करती है, ठीक, अवरोध करती है। यदि आप उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा ले जाने वाली वायु को, ठीक है, रास्ते में रोकने में सक्षम होते हैं, तो ये उस क्षेत्र में वर्षा के कारण भी बन सकते हैं, वर्षा के कारण भी बन सकते हैं। जैसे कि गारो खासी जयंतिया एग्जाम्पल है, गारो खासी जयंतिया, क्योंकि जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवेश करता है, मेघालय में प्रवेश करता है, तो गारो खासी जयंतिया जो कीटनुमा आकार बना देती हैं, अब उसके संपर्क में आने वाली जो वायु है उससे टकराती है, ऊपर उठती जाती है और वर्षा कराती है, जिससे टकराती है ऊपर उठती जाती है, वर्षा कराती है, ऊपर से टकराती है ऊपर उठती जाती है, वर्षा कराती जाती है। इसलिए सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ होती है, चेरापूंजी मानसीराम मेघालय में होती है, सिंपल। पर्वतों के पर्वतमुखी ढाल अपेक्षाकृत सूखे होते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अब देखिएगा, यहाँ पे देखोगे एक तरफ वर्षा हो रही है, पश्चिमी घाट में एक तरफ वर्षा हो रही है, और इधर वृष्टि छाया प्रदेश है, क्योंकि एक तरफ वर्षा हो जा रही है, दूसरी तरफ वर्षा ही नहीं हो पा रही है, ऊंचे ऊंचे पर्वत अवरोध का काम कर रहे हैं, इसलिए इस तरफ जो है वृष्टि छाया प्रदेश देखने को मिलता है, दूसरी तरफ वृष्टि छाया प्रदेश आपको देखने को मिलता है, वृष्टि छाया प्रदेश आपको देखने को मिलता है मेरे भाई, वृष्टि छाया प्रदेश आपको देखने को मिल जाता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, अक्षांश, कर्क वृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम तक गुजरती है, और देश का लगभग आधा भाग कर्क रेखा के वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। देखो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ये कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित जो क्षेत्र, देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो आप देख रहे हो यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे गुजरात है,
यहाँ पे गुजरात से लेके, याद रख लीजिएगा, गुजरात से लेके ये मिजोरम तक, त्रिपुरा मिजोरम तक क्या है दोस्तों, मिजोरम तक आपको क्या देखने को मिलता है दोस्तों, कर्क रेखा आपको देखने को मिलती है, कर्क रेखा आपको देखने को मिलती है, कर्क रेखा देखने को मिलती है। और देश का लगभग आधा भाग कर्क रेखा के दक्षिण वृत्त में स्थित है, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित जो क्षेत्र है, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित जो क्षेत्र है वो क्या है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित जो क्षेत्र है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित जो क्षेत्र है ये उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देख रहे हो यहाँ पे उत्तर में उपोष्णकटिबंधीय, यहाँ पे आप देखिएगा उत्तर में उपोष्णकटिबंधीय, उत्तर में आप देखिएगा यहाँ पे सिंपल बताया गया। देखो कर्क रेखा के उत्तर में जो स्थित भाग है ना, कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में आप देखोगे क्या हो जाएगा दोस्तों, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क रेखा के उत्तर में आप देखोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आ जाएगा, कटिबंधीय क्षेत्र आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और कर्क रेखा मैंने आपको बोला ये गुजरात से लेके कहाँ तक दोस्तों, मिजोरम तक होकर गुजरती है, मिजोरम तक होकर गुजरती है। ये चीजें आप याद रख लीजिएगा, ये पेपर में आपके यहाँ से सीधे तौर पे प्रश्न बन सकते हैं। जहां तक रही बात कर्क रेखा की, तो जो कर्क रेखा है ये भारत के लगभग, याद रख लीजिएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और याद रख लीजिएगा इसमें गुजरात हो जाएगा, ऐसे याद कर लो, गरम छज्जे पर तीर मार, गरम छज्जे पर तीर मार, गरम छज्जे पर तीर मार, गरम छज्जे पर तीर मार। ग से क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, ग से गुजरात हो जाएगा। र से क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। म से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। छ से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। झ से क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। प से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ती से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। मार से क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। मार से क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा प्लीज सभी लोग, ठीक है। चलिए कहाँ थे भाई, इसलिए भारत के जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों विशेषकर उपस्थित हैं। याद रख लीजिएगा। तो अक्षांश क्या डिसाइड करता है कि वहाँ की जलवायु कैसी होगी, देखो अक्षांश भी डिसाइड करता है, ये बात आप जरूर से दिमाग में उतार लेना आपने, ठीक है। चलो ऊंचाई, मैंने अभी आपको ऊंचाई के बारे में बताया, प्रहरी के बारे में बताया, ठीक है। ऊंचाई के बारे में अभी मैंने बताया कि अगर मान लो ये हिमालय ना होता तो साइबेरिया से चलने वाली जो ठंडी हवाएं होती है ना, भारत को माइनस में ढकेल देती है, भारत के तापमान को माइनस में ढकेल देती है। भारत के जो तापमान होता है उसको किसमें दोस्तों, माइनस में ढकेल देती है। देख सकते हैं यहाँ पे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी औसतन ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। और भारत के तटीय क्षेत्र भी विशाल हैं, जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय के मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं के कारण यहाँ पे तापमान गिरता नहीं है इतना, वरना गिरता ना तो समझ में आ जाता, कायदे से समझ में आ जाता, ठीक है, कायदे से समझ में आ जाता। ये क्या है, पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में कम ठंड पड़ती है, सही बात है। वायुदाब और पवन, भारत की जलवायु को संबंधित मौसमी अवस्थाओं निम्नलिखित हैं, जैसे कि वायुमंडलीय अवस्थाओं में संचालित होती हैं, जैसे कि वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 3D में आप अच्छे से समझिएगा, है चीज़ वही लेकिन मैं 3D में आपको समझाऊंगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे कि भारत की 4 प्रमुख ऋतुएं हैं, मैंने आपको बताया ना भारत में 4 प्रमुख ऋतुएं हैं। एक है दोस्तों मानसून की वापसी जो अक्टूबर नवंबर में आती है, शीत ऋतु जो आपको दिसंबर में करारे की ठंडी पड़ती है, और इसके बाद अब जो अप्रैल के मार्च से ही आपको जो है गर्मी शुरू हो जाती है, और मानसून का आगमन जो कि जून जुलाई में वो आप मानसून का आगमन हो जाता है। तो 4 ऋतुओं को हम लोग पढ़ते हैं। शीत ऋतु में मध्य नवंबर, अब देखो होता क्या है दोस्तों, मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा। अब देखो शीत ऋतु में मध्य नवंबर से फरवरी तक
तापमान जो है, देखो तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जो है घटता है, सही बात है। देखो चेन्नई में जो तापमान है, देखो शीत ऋतु की बात कर रहा हूँ, ठंडी के समय बात कर रहा हूँ, ठंडी की समय बात कर रहा हूँ, ठंडी की बात कर रहा हूँ, तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर घटता है। देखो अब जैसे कि मान लो मैं तमिलनाडु चेन्नई में हूँ, मैं मान लेता हूँ चेन्नई में हूँ, मैं चेन्नई में हूँ, यहाँ पे तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है, और मैं गर्मी में ठंडी के समय ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जितनी ऊंचाई पे जाऊँगा तापमान घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा अगर मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले रीजन में चला जाऊँगा तो माइनस में भी टेम्परेचर जा सकता है, माइनस में भी तापमान जा सकता है, माइनस में भी तापमान जा सकता है, जाएगा ही, जाएगा, जाता जा क्या सकता है, जाएगा ही। तो आप देखोगे ठंडी के समय अगर मैं शीत ऋतु के दौरान मध्य नवंबर से फरवरी के बीच में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पे तापमान में कमी आती है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने में तापमान में कमी आती है। महावट, सर्दियों में होने वाली हल्की वर्षा रबी फसल के लिए काफी वरदान सिद्ध होती है। सर्दियों के समय में होने वाली देखो होता क्या है, यहाँ पे भूमध्य सागर से चलने वाली जो है जो हवाएं होती हैं, जो क्या होती है दोस्तों, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से यहाँ पे क्या होती है, जो वर्षा होती है वो क्या होती है दोस्तों, रबी की फसल के लिए क्या है, वरदान सिद्ध होती है, रबी के फसल के लिए वरदान सिद्ध होती है, रबी के फसल के लिए वरदान का काम करते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीष्म ऋतु में मार्च से मई के बीच में जो उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवा होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, लू कहते हैं, उसको हम लोग लू कहते हैं। वहीं देखोगे काल वैसाखी, पश्चिम बंगाल में तीव्र हवाएं साथ मूसलाधार वर्षा होती है, उसको काल वैसाखी कहते हैं। केरल में देखो आम्र वर्षा, केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व जो वर्षा होती है उसको आम्र वर्षा कहते हैं, जिस वो आम की फसल के लिए काफी उपजाऊ, मतलब काफी अच्छी होती है, आम की अच्छी होती है, काफी अच्छी होती है। अब यहाँ पे आते हैं मेडिटेरियन सी वाले पे आते हैं, मेडिटेरियन सी वाले पे आते हैं, मेडिटेरियन सी वाले पे आते हैं। ये बहुत बेहतरीन है यातना, ये हमारे लिए काम का है। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। भारत उत्तर पूर्वीय व्यापारिक पवने, ठीक है, भारत पूर्व में उत्तर पूर्वीय व्यापारिक पवने वाले क्षेत्र में स्थित है। ये जो भारत जो है आप देखिएगा उत्तर पूर्व जो है ना, उत्तर पूर्व जो है उत्तर पूर्व के व्यापारिक पवने वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, भारत उत्तर पूर्व के व्यापारिक पवने वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवने उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय दाब पट्टियों की तुलना से उत्पन्न होती है। ये दक्षिण से पश्चिम की ओर कोरियोलिस बल के कारण जो है दोस्तों दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय वाले दाब क्षेत्र की ओर बढ़ती हैं। समानता इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ये स्थलीय भागों से पर उत्पन्न होती हैं एवं बहती हैं, इसलिए इन पवनों के द्वारा, ठीक है, वर्षा कम या फिर नहीं भी होती है। इस प्रकार भारत में शुष्क होना, ठीक है, इस प्रकार भारत को शुष्क होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आइए देखते हैं क्यों। अब यहाँ पे कोरियोलिस बल का आपको बता दूं, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, कोरियोलिस बल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। चल भाई, यहाँ पे कोरियोलिस बल के बारे में बताया गया, कोरियोलिस बल के बारे में बताया गया। देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कोरियोलिस बल के बारे में समझाया था, समझ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो समझो। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूम रही है, जिसको हम लोग घूर्णन कहते हैं, उसमें के संपर्क में आने वाली हवा भी जो है घूमने लगती है। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण के आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न जो है आभासी बल होता है उसको कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण जो है उत्तरी गोलार्ध की हवाएं दाहिनी ओर, उत्तरी गोलार्ध की जो हवा होती है वो क्या होती है दोस्तों, दाहिनी ओर, उत्तरी गोलार्ध की हवा जो है दाहिनी ओर, उत्तरी गोलार्ध की हवा देख लो, उत्तरी गोलार्ध की जो हवा है, उत्तरी गोलार्ध की हवा दाहिनी ओर, उत्तरी गोलार्ध की हवा दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध की हवा जो बाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध की हवा बाईं ओर क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। इसे फेरल का नियम भी कहते हैं, इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। तो पृथ्वी के संपर्क में आने वाली जो हवा होती है कोरियोलिस बल के कारण क्या होता है, उत्तर में आने हवा, उत्तर वाली जो हवा होती है दाहिनी ओर मुड़ जाती है और दक्षिण वाली हवा अपने बाईं ओर मुड़ जाते हैं। इसे फेरल का नियम भी कहते हैं, इसे फेरल का नियम भी कहते हैं, इसे फेरल का नियम भी कहते हैं, इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए भारत की वायु दाब एवं पवन अद्वितीय है। भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है, हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र में ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं, और ग्रीष्म ऋतु में
आंतरिक एशिया उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब उत्पन्न होता है। निम्न दाब उत्पन्न होता है, इसी के कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाती है और वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए विषुवत वृत्त की ओर पार करके दाहिनी ओर मुड़ जाती है और उपमहाद्वीप में प्रवेश करती है। अरे भाई वही बोल रहा है। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे लो प्रेशर बना, यहाँ पे हाई प्रेशर बना, यहाँ पे हाई प्रेशर बना हिंद महासागर में। ये अब होता क्या है दोस्तों, ये जो हवा अपने साथ जो है नमी लेके आएगी, हवा अपने साथ नमी लेके आएगी, हवा अपने साथ नमी लेके आएगी, हवा अपने साथ नमी लेके आएगी और पूरे भारत में क्या कराएगी, वर्षा कराएगी। बस वही तो बता रहा है कि यहाँ पे गर्मियों के समय में यहाँ पे लो प्रेशर बनता है और ठंडी के समय में महासागरों में हाई प्रेशर गर्मियों के समय में ही महासागर में हाई प्रेशर और यहाँ पे आपको देखोगे भारत के पास क्या मिलेगा दोस्तों, लो प्रेशर देखने को मिलेगा। तो हमेशा हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो हाई प्रेशर से जो हवा जो है स्थल की ओर भारत की ओर आ रही है, अपने साथ नमी लेके आ रही है, और नमी लेके आ रही है तो हमें पूरे भारत में वर्षा करा रही है। हमारे पूरे भारत में क्या करवा रही है, वर्षा करवा रही है। हमारे पूरे भारत में वर्षा करवा रही है। ये दिमाग में याद रख लीजिएगा, ये याद रख लीजिएगा सभी के सभी लोग। चलिए तो यही चीज यहां पे बता रहा है। कुछ हाथी घोड़ा थोड़े हैं, वही चीज वहां को 2 बार बताया गया है। एक चीज मैंने 3D में बता दिया और यही चीज वहां यहाँ पे लिख के बता दिया। कोनो खास थोड़े है कुछ, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ थोड़े है जो इसमें हाथी घोड़ा समझ ना आए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है जो कि समझ में ना आए, बहुत सिंपल है। फोन करते हैं। ऋतुएं, मानसूनी जलवायु विशेष एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप है जो एक ऋतु के दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भाग में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों में तापमान बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है, यद्यपि यहाँ पे वर्षा के प्रारूपों में भी भिन्नताएं होती हैं। आपने यह क्षेत्र आप अपने क्षेत्र के में किन प्रकार की ऋतुओं को अनुभव करते हैं, मुख्यतः बताइए। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। शीत ऋतु होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है और कुछ ऋतुओं में मानसून ऋतु होता है और मानसून के आगमन का काल होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था, अब ये मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा जो है ऋतु कब कब आता है। अब जैसे शीत ऋतु कब होता है, आप यार देखोगे बोलो गया है ना, यहाँ पे बताया गया है शीत ऋतु का समय क्या है। शीत ऋतु, उत्तर भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहता है। ये की पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि शीत ऋतु कब से कब तक रहता है। तो मध्य नवंबर से आरंभ होता है और इतना फरवरी तक ये शीत ऋतु रहता है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर जनवरी में सबसे अधिक ठंड होते हैं और तापमान जो है दक्षिण उत्तर की ओर घटते जाता है। अब जैसे कि मान लो दक्षिण में, अगर मान लो उत्तर प्रदेश हूं मैं, उत्तर प्रदेश से जम्मू कश्मीर की ओर जा रहा हूं तो तापमान में कमी आएगी। पूर्वी तट चेन्नई का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान का जो तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म और रात ठंडी होती हैं और उत्तर में तुषारपात सामान्यतः हिमालय के उत्तर में ढालों पर हिमपात भी होता है। ठंडी के समय बता रहा है कि दिन के समय तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है और हिमालय में क्या होता है, हिमपात भी होता है। हिमालय में हिमपात यानी कि बर्फबारी होती है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी में व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। उत्तर पूर्व में व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं और स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। ये व्यापारिक पवनें हैं। इस क्षेत्र में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं और ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं तथा इसलिए अधिकतर भागों में शुष्क मौसम होता है। जाहिर सी बात है, स्थल से जो है समुद्र की ओर बह रही है तो स्थल पे पानी थोड़े है जो अपने साथ लेके जाके वर्षा कराएंगे, इसलिए यहाँ पे शुष्क मौसम होता है। इसलिए अधिकतर भागों में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है क्योंकि वहां पर पवनें समुद्र से स्थल की ओर जाती हैं। जाहिर सी बात है, देखो ये जो लौटती हुई जो पवनें, मानसून जो होता है अपने साथ थोड़ा सा नमी लेके आता है, जो समुद्र से होकर गुजरता है वायु, वो थोड़ा सा नमी लेके जाता है, तमिलनाडु के तट पे वर्षा कराता है। तमिलनाडु के तट पे क्या करता है दोस्तों, वर्षा कराता है। तमिलनाडु के तट पे क्या करता है दोस्तों, वर्षा कराता है। तमिलनाडु के तट पे वर्षा कराता है, ठीक है। और यहाँ पे
और यहाँ पे बस यही बताया गया है दोस्तों, पवनों के प्रकार बताया गया है, ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताया गया है, शरद ऋतु के बारे में बताया गया है, शरद ऋतु के बारे में बताया गया। तो एआई का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, एआई का भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है, एआई का भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अब जैसे कि मान लो ये जो मानसून का जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है ना, जून से सितंबर के बीच में जो आगमन होता है, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून आप देखिएगा यहाँ पे देखोगे, ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है जून मध्य से सितंबर तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलता है और ये पूरे भारत में वर्षा करा देता है। अपना देख सकते हो, सर्वाधिक वर्षा मानसीराम मेघालय में होती है, सर्वाधिक वर्षा मानसीराम मेघालय में होती है। 1 जून को केरल में पहुंचता है, 5 जून को देखोगे यहाँ तक गोवा महाराष्ट्र तक पहुंच जाता है, 10 जून तक पूरे जो है दोस्तों, 10 जून तक ये पूरा का पूरा देख रहे हो, पूरा का पूरा जो 15 जून तक ये पूरे भारत में फैल जाता है, 15 जून या फिर जुलाई जून के लास्ट तक पूरे भारत में ये फैल जाता है, ये मानसून पूरे भारत में फैल जाता है। मानसून की वापसी अक्टूबर नवंबर के दौरान या मानसून की वापसी होती है और इसमें चक्रवात भी बनते हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर चक्रवात कैसे बनता है? जो समुद्र का जो तापमान होता है, जो समुद्र जो होता है ना, समुद्र का जो तापमान आप देखिएगा, समुद्र का तापमान जो होता है ना 27 डिग्री से अधिक होता है, 27 डिग्री से अधिक होता है और निम्न दाब का केंद्र बनता है। निम्न दाब का केंद्र जहाँ पे होता है, निम्न दाब केंद्र, देखो पहले तो निम्न दाब का केंद्र होना चाहिए, समुद्र का तापमान 27 डिग्री से अबव होना चाहिए और कोरियोलिस बल होना चाहिए, कोरियोलिस बल होना चाहिए, कोरियोलिस बल होना चाहिए, तभी चक्रवात बनते हैं। और यहाँ पे देखोगे नवंबर दिसंबर के टाइम विनाशकारी चक्रवात भी आते हैं। तो देखोगे क्वार उमस अक्टूबर हीट में उच्च तापमान एवं आर्द्रता के कारण सहज मौसम होता है और इतना चक्रवात पूर्वी तट पर भारी विनाशकारी चक्रवात भी बनते हैं, पूर्वी तट पर विनाशकारी चक्रवात भी बनते हैं, पूर्वी तट पर विनाशकारी चक्रवात भी बनते हैं, पूर्वी तट पर विनाशकारी चक्रवात भी बनते हैं। अब देखो वर्षा का वितरण, देखो पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में और लेह में लगभग 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। वहीं देखोगे पश्चिमी तट और उत्तर पूर्वी भाग में 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ जहाँ पे होती है वहाँ पे आपको ये डार्क देखने को मिलेगा, नीलापन देखने को मिलेगा, ठीक है। मानसून एकता, देखो भारतीय भूदृश्य, जीव, वनस्पति, कृषि चक्र, मानव के जीवन इसी मानसून के चारों ओर घूमते हैं, इसी मानसून के चारों ओर घूमते हैं। अब यहाँ पे देखोगे पुनरावृत्ति, जलवायु 30 वर्षों से अधिक मौसम के मौसमी अंतराल को कहते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में भी मैंने बताया, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में भी बताया और जलवायु क्या होती है ये भी मैंने आपको इसमें समझाया है और बताया है। अब ये भी नहीं कह सकते कि सर बताया नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया गया है ऋतुओं का आगमन कब होता है, कहाँ कहाँ पे किस किस समय वर्षा होती है, ये अपने से थोड़ा सा रीड कर लेना, थोड़ा सा चीज़ है जो अपने से आपको रीड करना पड़ेगा। और हाँ, पश्चिमी विक्षोभ जानते होंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, रखना भूमध्य सागर से ठंडी के समय में चलने वाली जो गर्म हवाएं होती हैं वो भारत की ओर आती हैं, भारत की ओर आती है और क्या करती है, वर्षा कराती है। उसको हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम लोग कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु, बाकी देख लेते हैं, कुछ काम का हो तो यहाँ पे हम लोग कवर करा देंगे। चलिए एमसीक्यू में भी थोड़ा चीज़ें हम लोग कवर कर लेते हैं, थोड़ा चीज़ें एमसीक्यू में भी कवर कर लेते हैं, थोड़ा चीज़ें एमसीक्यू में भी हम लोग कवर कर लेते हैं। बाकी जो 2-3 पेज बच जा रहा है, एक पेज बच रहा है, उसको अच्छे से समझा देंगे। बाकी हम एमसीक्यू में भी चीज़ों को कवर कर लेते हैं, एमसीक्यू में भी चीज़ों को कवर कर लेते हैं, जरूरी है, ठीक है, जरूरी है क्योंकि भाई साहब यहाँ से पेपर में आपके प्रश्न बनते हैं, यहाँ से पेपर में आपके प्रश्न बनते हैं। भूगोल कक्षा 9 अध्याय 4 जलवायु के ऊपर हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, जलवायु के ऊपर एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे, जलवायु के ऊपर हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है, सभी लोग क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। हम लोग सेशन को शेयर कर रहे हैं, हाँ आप सभी लोग ईमानदारी के साथ सेशन को करिएगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ जब इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा ना, ठीक है, 2 पेज आपको मैंने छोड़ा है, 2 पेज आपको खुद से थोड़ा सा रीड करना है, खुद से थोड़ा सा रीड करना है, नहीं तो लास्ट में मैं ही करा दूंगा। नहीं हो सकता है तो बता दीजिएगा, मैं ही करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हो सकता है तो आप बता दीजिएगा, मैं ही करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समय की थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लिया जा रहा है। चलिए प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख 6 घटकों में शामिल है? देखो पहली बात तो याद रख लीजिएगा, अक्षांश है, तुंगता एवं ऊंचाई है, महासागरीय धाराएं हैं, पृथ्वी के परिक्रमण है,
ठीक है। अब बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो पहली बात तो याद रख लीजिएगा, इनमें से जो सही के अगर मैं बात करूँ इनमें से, तो याद रख लीजिएगा ये देखो पृथ्वी का परिक्रमण इसमें कहीं पे भी शामिल नहीं है। तो चौथा जहाँ जहाँ पे है काट दो, चौथा जहाँ जहाँ पे है काट दो। हाँ, लेकिन ये आपको देखने को मिलेगा, याद रख लीजिएगा, ये आपको अक्षांश देखने को मिलेगा, तुंगता ऊंचाई देखने को मिलेगा, महासागरीय धाराएं देखने को मिलेंगी। ये सभी जो है इसके कारण होके हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 6 कारणों में से ये 3 कारण हैं, और 3 कारण मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था। ठीक है। तो देखो कक्षा 6वीं की जो एनसीईआरटी है, सॉरी कक्षा 9वीं की जो एनसीईआरटी है, कक्षा 9वीं की जो एनसीईआरटी है, और यातना इसका चैप्टर नंबर 4 से हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। अब जैसे कि मान लो इसमें बताया गया अक्षांश, अब देखोगे अक्षांश, कितने अक्षांश पे भारत अवस्थित है, कितने अक्षांश पे अवस्थित नहीं है। ऊंचाई, कितने ऊंचाई पे भारत अवस्थित है, कितने ऊंचाई पे आप रहते हैं, कितने ऊंचाई पे आप रहते हैं या नहीं रहते हैं। वायुदाब एवं पवन तंत्र, गर्म हवा चल रही है कि ठंडी हवा चल रही है, इसके ऊपर। समुद्र से दूरी, तट के किनारे राज्य है कि नहीं है, समुद्र से दूरी, और यातना महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण, ये सभी क्या करते हैं, देखिए किसी भी क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। किसी भी क्षेत्र को प्रभावित करने वाले ये कारक हैं, किसी भी क्षेत्र को प्रभावित करने वाले ये कारक हैं, ये याद रख लीजिएगा। किसी भी क्षेत्र को प्रभावित करने वाले ये सारे कारक हैं। कोरोलिस बल के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है कोरोलिस बल के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। पहला, कोरोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न एक आभासी बल है। बिल्कुल, जो पृथ्वी अपने अक्ष पे ऐसे घूमती है, इसके घूर्णन के कारण उत्पन्न एक क्या है दोस्तों, आभासी बल है। आभासी बल है, ये बात सही है। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में पवनों दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें जो होती हैं दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर, ठीक है, अपने बाईं ओर प्रक्षेपित हो जाती हैं, प्रक्षेपित हो जाती हैं। एकदम सही बात है। इसे फेरल का नियम इसी बल से संबंधित है। बिल्कुल एकदम सही बात है, यानी कि 1 2 3 तीनों कथन सही है। क्या बात है, क्या शानदार प्रश्न है, मतलब क्या शानदार प्रश्न है, गजब का प्रश्न है, इतना गजब का प्रश्न है, मजा आ जा रहा है। ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेना, जूम आउट कर लेना, अगर ना दिख रहा हो तो जूम आउट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है ना, मतलब फाड़ू है, एकदम में फाड़ू लेवल है, याद रख लेना, फाड़ू लेवल है एकदम, ये मान के चलना। भारत में सर्दियों में वर्षा महावत के संदर्भ में पश्चिमी विक्षोभ से उत्पन्न होते हैं। देखो अब जो कि ये भारत है, ये मध्य एशिया है, मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी से चलने वाली गर्म हवाएं अपने साथ नमी लेके आती हैं, नमी लेके आती हैं, और भारत के दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब, राजस्थान, हरियाणा वाले क्षेत्र में थोड़ी वर्षा कराती हैं। और ये किसके कारण होता है दोस्तों, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है। और कहाँ से ये जो है अपना वर्षा, कहाँ से ये जो क्या करती है दोस्तों, नमी एब्जॉर्ब करके आती है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से ये नमी लेके आती है, और हमारे उत्तर भारत के कई सारे क्षेत्रों में क्या करती हैं दोस्तों, वर्षा कराती हैं। किसके कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। किसके कारण दोस्तों, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। देखो सर्दियों के महीने में उत्तर पश्चिमी भारत में होने वाली पश्चिमी विक्षोभ का कारण होता है चक्रवात, यानी भूमध्य सागर की ओर से चलने वाली जो मेडिटेरियन सी में उत्पन्न होने वाले जेट स्ट्रीम उत्तर पश्चिम भाग तक यत्ना लाए जाते हैं, और ये रबी की फसल के लिए, विशेषकर गेहूं के लिए अत्यंत लाभदायक होते हैं। ये देखोगे, यही आपको मेडिटेरियन सी इधर आपको देखने को मिलेगा, मेडिटेरियन सी आपको देखने को मिलेगा। मेडिटेरियन सी से चलने वाली जो गर्म हवाएं होती हैं, जो चक्रवाती वर्षा होती है, वो क्या करते हैं, हमारे पूरे उत्तर भारत में जो है रबी के फसल के लिए क्या होती है, बहुत रबी की फसल के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होती हैं, काफी लाभदायक सिद्ध होती हैं। ठीक है। चलिए, मानसून प्रस्फोट से क्या तात्पर्य है। देखो मानसून पूर्व की बौछार के साथ वर्षा की मात्रा में अचानक भारी वृद्धि, लगातार कई दिनों तक गर्जन, यही क्या कहलाता है, मानसून प्रस्फोट कहलाता है। मानसून प्रस्फोट कहलाता है, मानसून क्या कहलाता है, प्रस्फोट कहलाता है। थोड़ा सा नया शब्द है इसलिए इसको सीखते हुए चलेगा, थोड़ा सा नया शब्द है इसलिए इसको सीखते हुए चलिएगा सभी लोग। ठीक है। चलो, ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल में आने वाली स्थानीय तूफानी वर्षा, जिससे चाय, जूट और चावल की फसलें लाभ होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे मालूम है, काल बैसाखी कहा जाता है। ठीक है। ये वेस्ट बंगाल की बात कर रहा है, वेस्ट बंगाल की बातचीत कर रहा है। तो ग्रीष्म ऋतु या गर्मी में पश्चिम बंगाल में आने वाली स्थानीय तूफानी वर्षा, जिससे चाय, जूट और चावल की फसलें को लाभ होता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे काल बैसाखी कहा जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, काल बैसाखी के नाम से जानते हैं, काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
और अगर पूछे कि ITCZ, इसको हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अब इसी ITCZ जो है ना, इसी ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इसी के ताल पे जो है ना मानसून नाचता है, इसी के ताल पे मानसून नाचता है। ये ITCZ जहां बनता है वहां पे निम्न दाब का केंद्र बन जाता है और वायु को अपनी ओर खींचने का काम करता है। कभी कभी तो हिमालय के उत्तर में चला जाता है तो भारी बर्फबारी वहां पे हो जाती है, कहीं भी हिमालय के दक्षिण में आ जाता है तो भयानक वर्षा वहां पे हो जाती है। तो फिलहाल याद रख लीजिएगा, अंत उष्णकटिबंधीय आभासी क्षेत्र जिसे ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गर्मियों में उत्तर की ओर गंगा के मैदान की तरफ खिसक जाती है, जिससे मानसूनी गर्त यानी मानसून भी कहते हैं, मानसूनी गर्त भी कहते हैं। ये ITCZ होता है ना, ये क्या होता है, हिमालय के दक्षिण की ओर खिसक जाता है और जहाँ पे बनता है वहाँ में निम्न दाब का केंद्र बनता है। निम्न दाब का केंद्र बनता है, वायु की ओर अपनी आकर्षित करता है और यहाँ पे वर्षा कराता है, और यहाँ पे क्या करता है, वर्षा कराता है, यहाँ पे वर्षा कराता है। ITCZ विश्ववृत्त के निम्न दाब वाला गर्त है। ये बोला ना मैंने, निम्न दाब वाला गर्त है। ग्रीष्म काल में सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण ये उत्तर गंगा की मैदान की तरफ खिसक जाता है। सूरज क्या होता है, उत्तरायण होता है। उत्तरायण होता है और इतना ये उत्तर की ओर खिसक जाता है और इसी के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में प्रवेश करता है। इसी के कारण जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून यहाँ पे प्रवेश करता है। यहाँ देख रहे हो, ये जो ITCZ जो है यहाँ पे बन रहा है, ITCZ यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे निम्न दाब का केंद्र बन रहा है और यहाँ पे हाई प्रेशर बना हुआ है और यहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है। हमेशा हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती हैं और मानसून को आकर्षित भी कौन करता है, यही करता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। निम्न दाब का केंद्र नहीं बनता तो कभी भी भारत में मानसून आता ही नहीं, और सूरज के किसके, उत्तरायण के कारण होता है। ये किसके कारण होता है दोस्तों, ये सूरज के उत्तर की ओर आभासी गति के साथ ये होता है। सूरज के उत्तरायण होने के कारण ऐसा होता है, सूरज के उत्तरायण होने के साथ ऐसा होता है। ठीक है, चलिए। अल नीनो परिघटना मानसून के किस शब्द का प्रभाव पड़ता है? देखो पेरू के तट पे, ये आप देखो दक्षिणी अमेरिका में ये पेरू है, पेरू के तट पर उत्पन्न होने वाली गर्म जलधारा, पेरू के तट पर उत्पन्न होने वाली गर्म जलधारा को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अल नीनो कहते हैं। एक होता है इसका जस्ट अपोजिट, जहाँ पे अल नीनो होता है वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, सूखा पड़ता है, वहाँ पे सूखा पड़ता है। और जहाँ पे ला नीनो होता है, वहाँ पे भयानक वर्षा होती है, ठीक है। तो अल नीनो और ला नीनो दो शब्द है ज्योग्राफिकल, इसको पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी में ज़्यादा दिया नहीं है तो इसमें हम बताएंगे नहीं, एनसीईआरटी की सीमाओं का उल्लंघन भी हम नहीं करेंगे, इतना एनसीईआरटी की सीमाओं का उल्लंघन भी नहीं करेंगे। तो फिलहाल ये पेरू के तट पे गर्म जलधारा के रूप में प्रकट होती है और भारतीय मानसून को कमजोर करती है, याद रख लीजिएगा। ऐसे तो पेरू के तट पर उत्पन्न होने वाली ये ठंडी जलधारा है, लेकिन कभी कभी गर्म में परिवर्तित हो जाती है और क्या करती है, भारत के मानसून को प्रभावित करती है। चलिए, विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करने वाला मानसीनाम मेघालय किस राज्य में स्थित है? तो ऑब्वियसली कहाँ पे दोस्तों, ये मेघालय में स्थित है। और गारो खासी जो जयंतियाँ हैं ना, गारो खासी जयंतियाँ जो पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ी के कारण ऐसा होता है, कीटनुमा आकार ये लोग बना लेते हैं। लौटते हुए मानसून या फिर उत्तरी पूर्वी मानसून के संदर्भ में कौन सी विशेषता सही है? बताइए कौन सी विशेषता सही है? ठीक है, पहली बात तो याद रख लीजिएगा, ये देखो, ये जो लौटता हुआ मानसून ऐसे आ रहा है, ऐसे प्रवेश कर रहा है, ठीक है। तो ये इस दौरान उत्तर पश्चिमी भाग में उमस, गर्मी और आसमान साफ होने की स्थिति होती है। ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, लौटे हुए मानसून उत्तर पूर्व मानसून के संदर्भ में विशेषता सही है। अच्छा हाँ, ये सही बात है। इस दौरान उत्तर पश्चिमी भाग में उमस, भारी गर्मी और आसमान साफ होने की स्थिति होती है। ठीक है, ये सही है, यही सही होगा। हाँ बिल्कुल, अक्टूबर में गर्मी भी पड़ती है। ठीक है, सही बात है। अगर भारतीय मानसून उपमहाद्वीप को एक सूत्र पिरोने का एकल बंधन क्यों माना जाता है? बताइए। उसका कारण है क्योंकि मानसून हवाएं, उनका चक्र कृषि गतिविधियों, त्योहारों और जीवन के पूरे उपमहाद्वीप को प्रभावित करता है। अब थोड़ा सा बताइएगा, भारत में वर्षा के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा कथन सही है, बताना है आपको कौन सा कथन सही है। ठीक, पहला, पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों में
पूर्वोत्तर भारत में 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ये बात सही है। यहाँ पे देखो पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों में देखोगे 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पे जो है सह्याद्री है, सह्याद्री जो है कतरानुमा संरचना है, यहाँ पे कुछ हिस्सों में देखोगे 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, सही बात है। पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों में, पूर्वोत्तर में, पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों में और पूर्वोत्तर में 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पे गारो खासी जयंतिया के कारण और यहाँ पे पश्चिमी घाट के कारण यहाँ पे देखोगे 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जबकि पश्चिमी राजस्थान और पंजाब हरियाणा में 7 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ये बात भी सही है, क्योंकि जो पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में कमी आती है, पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में कमी आती है, इसलिए राजस्थान पंजाब हरियाणा में कुछ क्षेत्रों में 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, ये बात सही है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, मोबाइल रोटेट करो, मोबाइल रोटेट करो, बड़ा करके देखो, इतना नौटंकी मत करो, ठीक है, इतना नौटंकी नहीं करो, एकदम अच्छे से दिख रहा है। हम भी सामने स्क्रीन पे ही देख रहे हैं क्वेश्चन, हम भी सामने स्क्रीन पे ही क्वेश्चन देख रहे हैं, हम सामने स्क्रीन पे ही क्वेश्चन देख रहे हैं। तो ये क्या बोला है कि पश्चिमी तट हिस्सों में और पूर्वोत्तर भारत में 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, भाई सही बात है। पश्चिमी घाट में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 400 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। पश्चिमी राजस्थान पंजाब हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहा है ना, ये राजस्थान का ये पश्चिमी क्षेत्र की बात कर रहा है, पश्चिमी राजस्थान पंजाब हरियाणा के कुछ भागों में 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ये सही बात है। वर्षा की मात्रा हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, यानी कि सही बात है, यानी कि 1 2 3 तीनों कथन सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए, ठीक है, एक तो पढ़ा भी, एक तो नौटंकी कर रहा है जबरदस्ती का। ठीक है, मौसम, वेदर और जलवायु में मुख्यतः क्या अंतर है? भाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, पल पल में जो चेंज हो जाए वो मौसम होता है, और 30 वर्ष के मौसमी अंतराल की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग जलवायु कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? जलवायु कहते हैं। अभी थोड़े देर पहले मैंने बताया था। तो मौसम एक विशेष वायुमंडल अल्पकालिक अवस्था है, कभी भी चेंज हो जाएगा, जबकि जलवायु के लंबी 30 वर्ष से अधिक मौसम के औसत पैटर्न है। मौसम क्या औसत पैटर्न है? औसत पैटर्न है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर पे आते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये अरबी भाषा के मौसिन शब्द से अर्थ है, जिसका अर्थ है मौसम। जिसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? जिसका अर्थ क्या हो जाएगा? मौसम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस भाग में दैनिक परास यानी कि ड्यूरिंग रेंज ऑफ टेम्परेचर सबसे अधिक पाया जाता है? देखो, ये भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग, जैसे कि थार का मरुस्थल, क्योंकि वहाँ रेत जल्दी गर्म और ठंडी होती है तथा नमी कम होती है, इसलिए यहाँ पे अधिक टेम्परेचर पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे अधिक तापमान पाया जाता है, यहाँ पे तपीय परास अधिक पाया जाता है, याद रख लीजिएगा सब लोग, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी दोलन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दक्षिणी दोलन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? याद रख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किससे है बताइए? दक्षिणी दोलन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, दक्षिणी दोलन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? याद लीजिएगा, दक्षिणी दोलन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो प्रशांत महासागर के दाब और हिंद महासागर के दाब के बीच का संबंध। ठीक है, चलो। भारत के उत्तरी मैदानों में ग्रीष्म ऋतु के दौरान चलने वाली शुष्क हवा और तेज हवाओं को क्या कहा जाता है? ऑब्वियसली लू कहते हैं, और क्या इसको लू कहते हैं, सोचना ही नहीं है इसमें, लू कहते हैं। ठीक है, लू कहते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत भारत के भूभाग पर समानता कब होती है? तो जून के शुरुआती सप्ताह में होती है, 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 जून के शुरुआती सप्ताह में होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसून को ब्रेक यानी कि विच्छेद, ब्रेक इन मानसून से क्या तात्पर्य है? ब्रेक इन मानसून से क्या तात्पर्य है? ब्रेक इन मानसून से क्या तात्पर्य है बताइए सब लोग। 18 नंबर प्रश्न का आंसर। तो फिलहाल तो याद रख लीजिएगा, वर्षा ऋतु के दौरान बीच में एकाएक एक सप्ताह तक शुष्क दौर, ड्राई आना, इसी को हम लोग ब्रेक इन मानसून कहा जाता है, ब्रेक इन मानसून कहा जाता है। ठीक, 19 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 19 नंबर प्रश्न पे आते हैं, सभी लोग बताइएगा 19 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा, सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। भारत में शीत ऋतु मुख्य जलवायु संबंधित विशेषताओं में कौन सी है? उत्तर भारत में ठंडे दिन और ठंडी रातें होती हैं, बिल्कुल सही बात है, शीत ऋतु की यही बात है। इसमें जो है ठंडे दिन होते हैं और ठंडी रातें होती है, सही बात है, ठंडे दिन और ठंडी रातें होती है, ये बात तो सही है, एकदम सही है। देश के अधिकांश भागों में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं, ये बात भी सही है,
ठीक है। इस मौसम में देश के दक्षिणी भाग का तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहता है, ये बात भी सही है, यानी कि इसका आंसर 1 2 3 तीनों कथन सही हो जाएगा। इसका आंसर 1 2 3 यानी कि तीनों कथन सही हो जाएगा, तीनों कथन सही हो जाएगा, तीनों का तीनों कथन सही हो जाएगा, तीनों का तीनों कथन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, तीनों का तीनों कथन सही हो जाएगा। कर्क वृत्त यानी कि कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीचों बीच से गुजरता है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? ये देखो, कर्क रेखा है, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और देश का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, बिल्कुल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि उत्तरी हिस्सा उपोष्ण या फिर शीत कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए अब थोड़ा सा जो चीज़ें बची हुई हैं, एक दो पेज, उसको भी हम लोग कवर कर ही लेते हैं। कहें दाग लेंगे फालतू में, कहेंगे कि सब के साथ 2 पेज 1 पेज बताइए नहीं किए, फिर आपको जज करने लगेंगे ना, अरे इनको अइबे नहीं करता, कहीं बताएंगे। ठीक है, तुरंत चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, ये बिल्कुल सही बात है, जिसमें हल्की पवनें क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं और उच्च प्रभावित होकर ये पवनें उत्तर पश्चिम की ओर गंगा घाटी की ओर बहती हैं। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ तथा आर्द्रता कम होती है, ये शिथिल पर्वत होती रहती हैं। शीत ऋतु में उत्तर मैदान उत्तर पश्चिम में इससे चक्रवाती विक्षोभ अतः विशेष लक्षण है। यह जो है कम दाब वाली भूमध्य सागरीय पश्चिमी एशिया के उत्पन्न होती हैं। ये पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती हैं, इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है। पर्वतों पर हिमपात जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, और कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु में स्पष्ट नहीं होता है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवने के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी वर्षा यहाँ समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही बात है। तटीय राज्यों में ज़्यादा कुछ परिवर्तन देखने को मिलता ही नहीं है। तटीय राज्यों में ज़्यादा कुछ परिवर्तन हमको देखने को मिलता ही नहीं है। ये बात आप अच्छे से दिमाग में उतार लेना, गांठ बांध लेना। और क्या बोलता है, अब हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु। सूर्य के उत्तर की आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की ओर खिसक जाता है। बिल्कुल, भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की ओर खिसक जाता है, और मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। तथा पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव के कारण अक्षांश में मार्च से मई के बीच रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है कि मार्च में दक्कन का पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है, और अप्रैल के मध्य मध्य प्रदेश गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस होता है, और मई में देश के उत्तरी पश्चिमी भागों का तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्र के प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। फिर से वही बात कि तटीय राज्यों में ज्यादा परिवर्तन कुछ देखने को मिलता ही नहीं है, याद रख लीजिएगा। देश के उत्तरी भागों में ग्रीष्मकाल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है, और मई के अंत में उत्तरी पश्चिमी थार रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक याद रख लीजिएगा, कम दाब वाला लंबवत उत्पन्न क्षेत्रों उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गत्र के चारों ओर प्रारंभ होता है, और जिसे हम लोग ग्रीष्मकाल या प्रभावी लक्षण कहते हैं। अरे भाई इतना कुछ काम का है नहीं, ठीक, उतना कुछ काम का है नहीं जो इसमें आपको बताया जाए, ठीक है, इतना कुछ काम का है नहीं। ये चीज ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। देखते हैं यहाँ पे कुछ काम का होगा तो बताया जाएगा, नहीं तो छोड़ दिया जाएगा। ठंडी गर्मी सब पे प्रश्न नहीं बनेगा।
ठीक है, काम का नहीं है, काम का नहीं है। जितना काम का था उन्होंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जितना काम का था मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जितना काम का था मैंने ऑलरेडी इसमें आपको बता दिया है।